आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देश भर में स्वतंत्रता दिवस के उमंग और उत्साह की भी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज मंदिरों में भी देशभक्ति की धारा खूब बही। ये तस्वीर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की है, जहां मंगला आरती के दौरान बाबा का राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग से दिव्य श्रृंगार किया गया। इस विशेष अवसर के लिए बाबा के दरबार को तीनों रंगों के फूलों से सजाया गया था। साथ ही गर्भगृह में जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज से सजावट की गई। मंगला आरती के दौरान शंख और घंटियों की आवाज से बाबा विश्वनाथ का दरबार गुंजायमान हो उठा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के बोटाद जिले की बरवाला तहसील स्थित सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में भक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। यह मंदिर के अंदर हर एक प्रतिमा की दिव्य सजावट देखने वाली रही। दादाजी को तिरंगे के रंगों से सजे वस्त्र पहनाए गए, जो उनके दिव्य स्वरूप को और भव्य बना रहा था। हनुमान जी के सिंहासन और पूरे मंदिर परिसर को तिरंगा शोभायमान कर रहा था। केसरिया, सफेद और हरे रंग की सजावट देखकर यहाँ सुबह से दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्त भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। जगह जगह धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। नोएडा की अलग अलग सोसाइटी में इस अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। एक सोसाइटी में तिरंगा फहराने के साथ ही बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति भी दी, जिसने सबको मुग्ध कर दिया। अलग अलग सोसाइटीज में आप देखेंगे इसी तरह से बच्चे जो है इकट्ठा हो रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या बोलना है। भारत माता की जय। 79वें स्वतंत्रता दिवस को हर किसी ने पूरे मन से सेलिब्रेट किया। गुजरात के आणंद में सीनियर सिटीजन्स ने प्राप्ति सर्किल पर अलग अंदाज में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। यहाँ बुजुर्ग लोग एक जगह जुटे, भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए जय जयकार की। इसके बाद रास्तों से गुजरने वालों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बुजुर्ग उन्हें चॉकलेट बांटते भी नजर आए। सोशल मीडिया पर बुजुर्गों का देशभक्ति का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अंदाज में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से इस अवसर पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुलामी से आजादी तक के सफर को देखने वाले 80 साल से ज्यादा उम्र के 96 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया, जिनमें खासकर महिलाएं शामिल थीं। आजादी से पहले जन्म लेने वाले इन बुजुर्गों को जोशीमठ के पवित्र नरसिंह मंदिर में आमंत्रित किया गया, जहां झंडारोहण के बाद मिष्ठान्न वितरण किया गया और फिर बुजुर्गों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान जताने के लिए उनके पैर धोए गए, उनकी पूजा अर्चना की गई और उन्हें शॉल, मिठाई समेत पुरस्कार भेंट किए गए। न्यूज पथ में अब आगे आपको दिखाते हैं दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर लाल किले से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर आने वाली दिवाली का देशवासियों को दोहरी खुशी देने की घोषणा की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए अहम घोषणा करते हुए 1 लाख करोड़ की योजना की भी शुरुआत की। ये योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से शुरू की है। इस योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिवाली से केंद्र सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत जीएसटी दरों में भारी कटौती की जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौरारी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। देश भर में आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी और शिलांग तक लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहरा रहा है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम है स्वतंत्रता का सम्मान करें, भविष्य को प्रेरित करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर जवानों को भी नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर खींची। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पार करने के लिए अपने आप को खपा देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 2 घोषणाएं की। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाली दिवाली के लिए जनता को खुशखबरी देते हुए जीएसटी दरों में भारी कटौती की घोषणा की। उन्होंने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी हासिल करने वाले युवाओं को 15,000 रूपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिवाली से केंद्र सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी और साथ ही टैक्स स्लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। वहीं आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2035 तक देश भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेते हुए अपने सुरक्षा ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण करना चाहता है। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगाकर विकसित किया जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। ज्ञान पथ पर आयोजित कार्यक्रम में जिस MI-16 हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए उस पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लगा हुआ था। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के बीच जाकर उनसे हाथ मिलाया और जब प्रधानमंत्री मोदी स्कूली बच्चों के बीच थे तभी दर्शकों में शामिल एक व्यक्ति ने उन्हें एक फोटो फ्रेम गिफ्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के साथ दिखाई दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मथुरा में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन हुआ। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। उनके अलावा तीनों सेना प्रमुख और भारत में अलग अलग देशों के राजदूत भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित इस रिसेप्शन में शामिल हुए।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जब राष्ट्रपति नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची तो तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में उन्होंने भारी बारिश के बीच ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ थे। उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी वहां मौजूद रहे। देश भर में आजादी की 79वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। आम लोगों के साथ साथ नेताओं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान भवन में ध्वजारोहण किया, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में तिरंगे को सलामी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में, तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने आवास पर झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में आज से श्री कृष्णोत्सव का शुभारंभ हो गया। इसकी शुरुआत कलाकारों की शोभा यात्रा के साथ हुई। इस दौरान ब्रज संस्कृति की अद्भुत छटा देखने को मिली। 17 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में ब्रज आने वालों को आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूति कराए जाने के लिए इस बार करीब 400 कलाकारों की टोलियां लोक संस्कृति की प्रस्तुति देंगी। इसमें कहीं रास नजर आएगा तो कहीं बांसुरी की धुन सुनाई देगी। रसिया और रागिनी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसके लिए 5 बड़े और 20 से ज्यादा छोटे मंच बनाए जा रहे हैं। यहाँ रास, भजन, नृत्य, जन्मलीला सहित ब्रज की लोक कलाएं प्रदर्शित होंगी। इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े सभी प्रमुख रास्तों पर स्ट्रीट परफॉर्मर के ग्रुप भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें बीन, डमरू, ढप, ढोल, मंजीरा, सारंगी, बम, नगाड़ा, कच्ची घोड़ी, बहरूपिया लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा का पूतरा कुंड भी रोशनी से जगमग है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर इस कुंड को खास तरह की रोशनी से सजाया गया है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता देवकी ने उनके वस्त्र और उपवस्त्र इसी कुंड में धोए थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी तैयारी पूरी हो गई। पूरे मंदिर को वृंदावन से लाए गए खास फूलों से सजाया गया है। कान्हा के लिए विशेष वस्त्र बनाए गए हैं। वहीं उनके भोग के लिए 5000 तरह के व्यंजन बनाने की तैयारी है। जन्माष्टमी पर मंदिर में 108 महाआरती और 108 कलश अभिषेक भी होगा। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, जो कि रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस्कॉन मंदिर में इस बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिछली बार की संख्या करीब 4.25 लाख थी। यूपी के झांसी में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां राधा और कृष्ण के साथ रुक्मिणी भी विराजमान है। ये मंदिर मुरली मनोहर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रेम की अनोखी निशानी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1785 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सास यानी राजा गंगाधर राव की मां सक्कुबाई ने अपनी देखरेख में करवाया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ भी भव्य सजावट की गई है। न्यूज पथ में अब बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली यानी कि मथुरा ही नहीं बल्कि उनकी कर्मस्थली द्वारका में भी जन्माष्टमी का भव्य आयोजन होने जा रहा। ब्रज में मंदिर और शहर को इस पर्व के लिए खूबसूरती से सजाया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ कान्हा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को खास अंदाज में सजाया गया है। वहीं बाजारों में भी जन्माष्टमी की रौनक दिख रही है। कान्हा की नगरी मथुरा का हर रंग निराला है। अब जब जन्माष्टमी बेहद करीब है तो इस शुभ अवसर पर पूरा ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा नजर आ रहा है। मुरली मनोहर की भक्ति और प्रेम की शक्ति की डोर में भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुँच गए हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी रोजाना बड़ी संख्या में कान्हा के भक्त हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं और जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए बांके बिहारी मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है।
जन्माष्टमी को लेकर प्रभु के सबसे बड़े दरबार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त आप देखिए किस तरह से मंदिर को तैयार किया जा रहा है। हम मंदिर में ही मौजूद हैं। कपाट अभी बंद है, लेकिन जो तैयारी है वो लगातार आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ जाएगी। हर बार यहाँ पर जन्माष्टमी बेहद खास होती है, इस बार भी उसे बेहद खास बनाया जा रहा है। अलग और अनोखे कई चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही हैं। इस बार यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण के लिए 108 हांडी मक्खन की तैयार की जा रही हैं, जिसमें केसर होगा और तमाम तरह के मेवा होंगे। 56 भोग, 36 व्यंजन उनके भोग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। प्रभु को जो वस्त्र पहनाए जाएंगे वो वस्त्र भी बेहद खास हैं। बनारस के कारीगरों को वृंदावन बुलाकर उनके लिए यहाँ पर वस्त्र तैयार किए गए हैं। अब भक्तों को अपने भगवान से मिलने का बेसब्री से इंतजार है, जब बांके बिहारी अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी की पावन बेला में मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का पारंपरिक ढंग से अभिषेक किया जाएगा और रात के वक्त पूजा अर्चना में सभी ब्रजवासी वंशी वाले की भक्ति में लीन हो जाएंगे। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के लिए 56 भोग तैयार किए जा रहे हैं। बनारस के कारीगरों ने मथुरा पहुंचकर कान्हा के लिए विशेष पोशाक भी तैयार की है। अब भक्तों को अपने भगवान से मिलने का बेसब्री से इंतजार है, जब बांके बिहारी अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी की पावन बेला में मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का पारंपरिक ढंग से अभिषेक किया जाएगा और रात के वक्त पूजा अर्चना में सभी ब्रजवासी वंशी वाले की भक्ति में लीन हो जाएंगे। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के लिए 56 भोग तैयार किए जा रहे हैं। बनारस के कारीगरों ने मथुरा पहुंचकर कान्हा के लिए विशेष पोशाक भी तैयार की है। अष्टमी की रात को श्री कृष्ण का जन्म होगा। मंदिर में घंटियां बजेंगी, शंख ध्वनि गूंजेगी, नंदलाल के जन्म पर बधाई गीत गाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी। जन्माष्टमी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की छटा सबसे निराली होती है, सबसे अलग होती है और भक्तों का हुजूम भी सबसे ज्यादा यहीं पहुंचता है। मेरे साथ आशीष गोस्वामी जी हैं। किस तरह की तैयारियां यहाँ चल रही हैं उस पर हम बात करने के लिए इनके साथ मौजूद हैं। अब प्रभु जी, इस बार क्या कुछ खास? जन्माष्टमी वैसे भी वृंदावन के लिए, यहाँ के लिए बहुत खास है, पर अलग क्या हो रहा है इस बार? देखिए, जन्माष्टमी का पर्व अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है और खासकर वृंदावन में, क्योंकि बांके बिहारी जी महाराज स्वयं साक्षात राधा रानी और कृष्ण को एक साथ लेकर विराजमान है मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज में। तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जो भक्त श्रद्धालु ब्रज 84 कोस में आते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि बिहारी जी के दर्शन अगर हो जाते हैं तो उनका वृंदावन आना, ब्रज 84 कोस आना सफल हो जाता है। 16 तारीख को श्री बांके बिहारी जी महाराज के यहाँ जन्माष्टमी महोत्सव रहेगा। पूरे दिन गोस्वामी समाज, भक्त श्रद्धालु, सनातनी सभी लोग व्रत रखेंगे और बड़े साधना के साथ और संयम के साथ इस व्रत का पालन किया जाता है। रात्रि बेला में भगवान को 9:30 बजे आरती हो जाती है, नॉर्मल तरीके से जैसे पूरे दिन की दिनचर्या रहती है। रात्रि बेला में भगवान को शयन कराने के उपरांत पुनः मंदिर खोला जाता है 11 बजे। उसके बाद श्री बांके बिहारी जी महाराज को उठाकर और उन्हें एक बड़ी सी नाद में बैठाया जाता है और नाद में खड़ा करके ठाकुर जी को उनके ऊपर से दूध, दही, घी, बूरा, शहद, पंचामृत का अभिषेक कराते हैं। ठाकुर जी को सहस्त्रधारा का अभिषेक कराया जाता है। एज ए शावर उनको ठाकुर जी को स्वर्ण की छलनी से अभिषेक कराते हैं। उसके बाद भगवान को हम लोग गुलाब जल का अभिषेक कराते हैं, गंगा जल का अभिषेक कराते हैं। ठाकुर जी को विशेष प्रकार के जो नैवेद्य हैं वो अर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत बिहारी जी महाराज को मलमल के वस्त्रों से पहुंचा जाता है। ठाकुर जी को नाद से बाहर निकाल लेते हैं। भगवान के श्री अंगों पर बड़े भाव के साथ जो सुगंधित इत्र हैं, द्रव्य हैं, उनकी मालिश की जाती है। फिर बिहारी जी को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस बार यदि चर्चा करें बिहारी जी के वस्त्रों की, तो वस्त्र बहुत सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। उन पर बड़ी सुंदर कलाकारी की गई है, बनारसी उन पर कलाकारी की गई है, जरी का काम किया गया है और इतने सुंदर वस्त्र जो आपने पिछली बार भी नहीं देखे होंगे, वो आपको इस बार बिहारी जी के जन्माष्टमी उत्सव पर देखने को मिलेगा। मंदिरों की तरह वृंदावन के बाजार भी कान्हा के रंग में रंगे हुए हैं।
यहाँ के बाजारों की रौनक भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है। फिर चाहे आप अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेना चाहते हो या पगड़ी, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। लड्डू गोपाल का झूला भी बाजार से खरीद सकते हैं। वृंदावन की गलियों में लड्डू गोपाल के श्रृंगार का भी पूरा इंतजाम है। इन दुकानों पर प्राकृतिक रंगों से लड्डू गोपाल का मेकअप किया जाता है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के मेकअप की दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है। लीला है। जन्माष्टमी पर पूरे देश से कान्हा के भक्त मथुरा वृंदावन के पावन धाम पहुंचते हैं। हर साल की तरह ही इस साल भी श्रद्धालुओं के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्माष्टमी के लिए मुख्य उद्देश्य से हम आए हैं और भगवान के दर्शन करने का विशेष महत्व जन्माष्टमी पर ही है, ऐसा हमारा मानना है। और पूरे परिवार सहित हम दर्शन के उद्देश्य से आए हैं। आप लोग पहले आए यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं आया, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। जन्माष्टमी के वक्त आई, दिक्कत तो नहीं हो रही बहुत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। जन्माष्टमी तक आप लोग यहीं रहेंगे? जी हाँ, जन्माष्टमी तक हम यहीं रहेंगे। 2 दिन बाद हम घर पहुँचेंगे। 2 दिन बाद घर? हाँ, 2 दिन बाद। एकदम से तैयारी बनी कि चलो चलते हैं तो जन्माष्टमी में? ये हमारी तैयारी तो 15 दिन पहले से थी कि हम यहाँ आएंगे। मतलब 8 दिन रहने वाले हैं यहीं पे। रहने वाले हैं। हमारी 8 दिन आनंद लेंगे। राधा कृष्ण राधा के कृष्ण रस में रंग जाना है। पूरा परिवार, पूरे क्षेत्र के लोग की जय 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 श्री राधे श्याम मिला दे। कुछ कृष्ण भक्त ऐसे भी हैं जो खाने पीने का पूरा इंतजाम करके वृंदावन पहुंचे हैं। ये लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं और हर साल जन्माष्टमी पर कान्हा के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। कृष्ण के भक्त भी बेहद निराले होते हैं। एक बार कृष्ण के दर्शन की धुन लग जाए तो फिर वो बस घर से निकल पड़ते हैं और जब निकलते हैं तो सारा अपने साथ इंतजाम रख के चलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हमें सड़क किनारे एक परिवार मिला है। परिवार क्या, एक ही गांव के सारे लोग हैं। एटा से ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि हर जन्माष्टमी वो मथुरा वृंदावन यानी कि कृष्ण की नगरी, कृष्ण की धरती में ही बिताते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसानी करते हैं गांव में, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में काम करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के वक्त हर कोई अपना काम छोड़कर अपने गांव पहुंचता है और फिर गांव के लोग इस तरह से मिलकर पहुंच जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि में, वृंदावन में, मथुरा में। जहां कहीं भी जगह मिलती है सड़क किनारे, वहां रुकते हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। उसी इंतज़ाम का फिलहाल हम हिस्सा बन रहे हैं। ये लंच का टाइम है और आप देखिए कि यहाँ पर पूड़ियाँ गरम गरम निकाली जा रही हैं, सब्जी बन चुकी है और इसी तरह का इंतज़ाम ये चारों पहर का अपने साथ लेकर चलते हैं। इस समय यहाँ से कैसे? नहीं, ऐसे हर साल आता हूँ मैं। ये हमारा ट्रैक्टर है, 12 साल से ला रहा हूँ मैं ट्रैक्टर। 2012 से ला रहा हूँ, मतलब 13 साल हो गए मुझे ट्रैक्टर लाते। तो अपनी व्यवस्था लाता हूँ, सब यहाँ सब लोगों को करता हूँ और दर्शन करता हूँ। जन्माष्टमी यहीं पे मनाता हूँ, उसके बाद गाँव जाता हूँ। काम धाम छोड़कर यहाँ पहुँचे हुए और कह रहे हैं कि लगभग 15-16 साल से आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। ज़रूर आप इन्हें कृष्ण का सच्चा भक्त मान सकते हैं। तभी ये कहते हैं कि हम आते नहीं हैं, बार बार हमें खुद कृष्ण जन्माष्टमी पे जन्मभूमि पर बुला लेते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, वृंदावन। अभिनेता अनुपम खेर अपने दोस्त सतीश कौशिक की याद में शुरू करने जा रहे हैं एक नेक काम। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले फिल्मी मोड़ पर। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर फिल्म बॉर्डर 2 का पहला पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया गया। पोस्टर में सनी देओल सेना की वर्दी में हाथ में बाजूका लिए दिख रहे हैं, जिसमें देशभक्ति और जिम्मेदारी का भाव साफ झलक रहा है। बॉर्डर 2 फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी हैं। पिछले काफी समय से अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में रहे निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए गए इस पोस्टर के साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कल यानी 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे रिलीज किया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
लगातार 2 दुर्गा पूजा ब्लॉकबस्टर के बाद नंदिता रॉय और शिवो प्रसाद मुखर्जी अपनी एक और दमदार पेशकश रक्तबीज 2 के साथ लौट रहे हैं। इस बंगाली फिल्म का टीजर गुरुवार को जारी किया गया। इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा, जबरदस्त एक्शन और मुनीर आलम, जिनके बारे में माना जाता है कि इस फिल्म के पहले पार्ट में उनकी मौत हो गई थी, उनके सीक्वल में जिंदा होने का एक अप्रत्याशित मोड़ दिखाया गया है। नंदिता रॉय और शिवो प्रसाद मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म में विक्टर बनर्जी, सीमा विश्वास, अबीर चटर्जी, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, नुसरत जहां जैसे कई बेहतरीन कलाकार हैं। मुनीर आलम बेঁচে আছে, তার মানে রক্তবীজ আবারও। अभिनेता अनुपम खेर अपने दोस्त की याद में एक नेक काम शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए से नवाजा गया। इस धनराशि से उन्होंने अपने दोस्त सतीश कौशिक के नाम से स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जो उनके अपने एक्टिंग स्कूल के किसी योग्य गरीब के लिए होगा। इसकी जानकारी अनुपम खेर ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी। नोबडी वांट्स दिस सीरीज के दूसरे सीजन का पहला लुक सामने आ गया। इंस्टाग्राम पोस्ट से इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें नेटफ्लिक्स की तरफ से लिखा गया है, सभी गिरोह यहाँ हैं। यहाँ 23 अक्टूबर को आने वाले नोबडी वांट्स दिस के सीजन 2 की पहली झलक है। यानी साफ है कि सीरीज का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को रिलीज होगा। एरिन फोस्टर निर्मित ये रोमांटिक कॉमेडी सीरीज जुआन और नोआ के रिश्तों पर आधारित है। इस शो में क्रिस्टन बेल और एडम ब्रॉडी मुख्य भूमिका में हैं। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी। तिरंगे की ऐसी खूबसूरत तस्वीर आपने शायद ही पहले कहीं देखी हो, जिसमें खुद प्रकृति ने ही रंग भर दिया हो। हरे हरे घास से पटी धरती, उजली सफेद चमकदार कल कल बहती नदी और ऊपर केसरिया रंग में रंगा आसमान सही मायने में तिरंगे की झलक दे रहा है। कल्पना जिसकी भी है बहुत सुंदर। जश्न आजादी का है, मन में उमंग है, युवा जोश है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है। तिरंगा शान से लहराए, ये ही तमन्ना है। पर व्यस्त सड़क पर इस तरह की जाबाजी ठीक नहीं। मत भूलिए, आजादी हमें निर्भीक बनाती है, पर बेवजह जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। मौका खास है, उत्सव है आजादी का, मन रंगा है देशभक्ति के रंग में, भावनाएं झलक रही हैं, अलग अलग रंग लेकर ये भी एक रंग है। वीडियो एडिटेड है, पर सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में भी देशभक्ति का जोश भर रहा है। ये भारत है, हम आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी हमें किस कीमत पर मिली है। आज पीछे मुड़कर इतिहास के उन पन्नों को पलटने का भी दिन है। ऐसी एक छोटी सी कोशिश इन लड़कियों ने की है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संकल्प और दृढ़ता को उन्होंने जिस खूबसूरती से अपने अभिनय से दर्शाया है, वो लोगों का दिल छू रही है। और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये चाह तो हर भारतीय के दिल में सांस लेती है। पर मौका जब आजादी के महोत्सव का हो, पावन पर्व का हो, तो दिल उसे जाहिर भी करना चाहता है। इन्होंने भी लहरा दिया ऊंचे टावर पर तिरंगा। टावर इतना ऊंचा कि देखकर आपकी सांसें थम जाए, पर यहाँ तो देशभक्ति के रंग में रंगा है मन। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल से जुड़ी एक अनोखी योजना की। जी हां, आपको बता दें कि सिक्किम सरकार ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल से जुड़ी श्रवण कुमार अवार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सिक्किम के अलग अलग जिलों में आज 15 अगस्त के मौके पर 199 लोगों को 1-1 लाख रुपए प्रदान किए गए। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने पालजोर स्टेडियम में 199 लाभार्थियों में से 22 को श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया। सिक्किम सरकार ने बुजुर्ग माता पिता के प्रति असाधारण देखभाल और समर्पण दिखाने वाले बेटे बेटियों को सम्मानित करने के लिए ये पहल की। इस पहल का उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति आदर, सम्मान और उनकी देखभाल को प्रोत्साहित करना है। इस पुरस्कार का नाम पौराणिक पात्र श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता की देखभाल की थी। जाहिर है, सिक्किम सरकार की तरफ से बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी ये एक अच्छी पहल है, जिसे पूरे देश में शुरू किया जा सकता है। इस पहल को लेकर हमने यूपी के चंदौली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये कि
योजना शुरू की है सिक्किम सरकार ने, श्रवण कुमार पुरस्कार योजना। इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उन बेटा या बेटियों को जो अपने माँ बाप की बेहतरीन सेवा करेंगे, अच्छी से देखभाल करेंगे। यह योजना कैसी है? ये योजना बहुत अच्छी है। इस योजना का हर प्रदेश वालों को लागू करना चाहिए और लड़कों को भी ये समझना चाहिए कि माँ बाप को सेवा करना बहुत जरूरी है और उनका धर्म है। श्रवण कुमार का नाम ही जो है एक नया ऊर्जा संचार करने के लिए है। आजकल के नौजवानों को ये भी पता नहीं होगा कि श्रवण कुमार कौन है। इतिहास जो पढ़ते होंगे श्रवण कुमार के बारे में तो वही जानते होंगे। अगर भारत सरकार इस चीज की पहल करती है, बड़ी अच्छी योजना है जो है। इससे समाज में एक नया तरह का बदलाव आएगा। किस तरह का बदलाव आएगा? जो लोग अपने माँ बाप की जो सेवा नहीं करते हैं या उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो उस सब चीज में जो बदलाव आएगा जो है। बच्चों में जो है ऐसी भावना भरी जाए कि वो भी श्रवण कुमार बने, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। सेवा भाव, सेवा परमो धर्म, बच्चों के अंदर जो है करना चाहिए और यह पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ, पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो शुरुआत तो सिक्किम सरकार कर ही रही है, यूपी में भी होना चाहिए, सभी राज्य में होना चाहिए। बच्चे को सेवा करना चाहिए, ये कहना है इन तमाम जो बुजुर्ग हैं। और इनका ये भी कहना है कि यह योजना सिक्किम सरकार ने शुरू तो कर दी है, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी शुरू करना चाहिए। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर हर भारतीय फक्र महसूस करेगा। एक तस्वीर तो ऐसी है जहां आजादी के बाद से इस बार जाकर तिरंगा फहराया गया, तो दूसरी तस्वीर ऐसी है जिसमें आप छोटे छोटे बच्चों की न सिर्फ मोहक प्रस्तुति देखेंगे, बल्कि उन बच्चों के चेहरों पर तैरने वाली खुशी के बारे में भी जानेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इन बच्चों के साथ ही इस पूरे इलाके के लिए खास है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 78 साल बाद भी तिरंगा नहीं लहराया जा सका, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उन इलाकों में भी तिरंगा लहराता नजर आया। जहां पहले दहशत और बंदूक की गूंज थी, वहां आज राष्ट्रगान की गूंज छाई रही। ये इलाके छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के हैं, जहां के 29 गांव में आजादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण किया गया, जिसकी खुशी इन बच्चों से लेकर हर किसी के चेहरे पर देखी जा सकती है। सुकमा, नारायणपुर से लेकर बीजापुर जिले तक के गांव में इस बार शान से तिरंगा लहराता नजर आया, जहां इससे पहले ऐसा संभव नहीं हो सका था क्योंकि इन इलाकों में नक्सलियों का खौफ होता था। भारत माता की। 7 ऐसे गांव हैं जहां पर पहली बार वहां ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और वहां पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस जहां उन इलाका है जहां पर कभी नक्सलियों का राज चलता था। अब घने जंगलों और वीरान पगडंडियों से आजादी की रोशनी फूट पड़ी है, क्योंकि यहाँ अब विश्वास का माहौल पैदा हो चुका है। बस्तर संभाग के इलाकों में पुलिस कैंप बनाए गए हैं। नेल्लानार योजना के तहत सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल और टावर जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे अब हालात बदल चुके हैं और आजादी का जश्न मनाना संभव हुआ है। 17 अगस्त के बाद सुकमा जिले में 7 नए कैंप खुलेंगे। ये सभी कैंप अंदरूनी क्षेत्र काफी नक्सल सेंसिटिव इलाके में खोले गए हैं। इसमें तुमालपाड़, रायगुड़म, गोमगुड़ा, गोलागुड़ा, मेटागुड़म, इसके अलावा कुंटा इलाके में नुरकातंगो उस्वाया में कैंप खोले गए हैं। इस कैंप खुलने से उस क्षेत्र में नक्सल गतिविधि में काफी कमी आई है। इसके अलावा क्षेत्र का विकास का रास्ता खुल गया है। बिजली, सड़क गाँव वालों को पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों काफी 7 कैंप खुले हैं, उसमें ग्रामीणों के द्वारा और जो फोर्स के द्वारा पहली बार झंडा फहराया जा रहा है और 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। स्कूली बच्चे हों या आम लोग, सभी ने फख्र से न सिर्फ हाथों में तिरंगा थामा, बल्कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। 7 जगह में पहली बार तिरंगा फहराया गया और वहाँ के जो लोग हैं वो वास्तविकता में और जो आज़ादी है उसको महसूस पहली बार किए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से तेजी से कैंप खुल रहे हैं वहाँ, चाहे अंदरूनी आप नक्सलगढ़ जो माना जाता था, जहाँ नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था,
वहाँ आज सुकून की सांस जो है वहाँ के ग्रामीण ले रहे हैं और तिरंगे के साये में वहाँ के लोग जो है अब गर्व महसूस कर रहे हैं। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये दिन है आजादी के उस जज्बे का जिसने करोड़ों भारतीयों को अपनी पहचान दी। अब आपको आजादी के जश्न का एक और खास रंग दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर छोटे छोटे बच्चों की ये शानदार परफॉर्मेंस हर किसी को मुग्ध करने वाली है। ये बच्चे बेहद खास हैं और उसी तरह खास है इनका देशभक्ति के गीतों पर थिरकने का ये अंदाज। तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाऊंगी कि किस तरीके से छोटे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं वो आज़ादी का जश्न जो है वो पूरे जोरों शोरों से मना रहे। कोई आपको यहाँ पे सैनिक की वर्दी में नजर आएगा तो कोई तिरंगे की छटा में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से तिरंगे के रंग में छोटे नन्हे बच्चे जो है वो रंगे हुए। और ये जो पूरा स्कूल है कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं है, एक छोटा सा घर है। दरअसल ये बच्चे एक छोटे से स्कूल के हैं जिसे एक फाउंडेशन चला रहा है। गरीब और वंचित बच्चों के लिए खास तौर से चलाया जा रहा ये स्कूल यूपी के गाजियाबाद जिले के वैशाली इलाके में है, जहां इन बच्चों को शिक्षा के साथ ही खुशी भी बांटी जाती है। बहुत बड़े बड़े मंच हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। कुछ लोग रह जाते हैं जिनके बारे में हमें सच में सोचना चाहिए। और आपको सही बताऊं तो मेरा सच्चा भारत स्वतंत्र मैं आज फील करता हूं इन लोगों के साथ, जब इनके साथ मैं अपनी स्वतंत्रता मनाता हूं, भारत की स्वतंत्रता मनाता हूं और इन्हें फील कराता हूं कि तुम एक आज़ाद भारत में रहते हो और तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, तुम्हें इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा इंसान बनना है। इन बच्चों को यहाँ किताबी शिक्षा के साथ ही आजादी का पाठ भी पढ़ाया जाता है। अच्छे आचरण और मूल्यों के बारे में बताया जाता है ताकि आगे चलकर ये देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह और दिल्ली से मनीषा लड्डा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्टार फुटबॉलर मेसी आने वाले हैं भारत। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। भारत ए की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए टीम को हराकर वनडे सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। शुक्रवार को ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की ए टीम ने 9 विकेट खोकर 265 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की ए टीम ने एक गेंद शेष रहते हुए 266 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में भारत की ए टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली, यानी सीरीज पर भारत का कब्जा हो चुका है। हालांकि तीसरा मैच अभी बाकी है जो 17 अगस्त को होगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिनों के भारत दौरे पर आएंगे। उनके इस दौरे को मंजूरी मिल गई है। उनके इस दौरे की शुरुआत 12 दिसंबर को कोलकाता से होगी। इसके बाद वे अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे। मेसी के इस G80 टूर ऑफ इंडिया 2025 का समापन 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात से होगा। इसके बीच मेसी दिल्ली में विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलेंगे। 2011 के बाद मेसी का ये पहला भारत दौरा होगा। 2011 में वो अर्जेंटीना टीम के साथ कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेलने आए थे। भारत के स्टार शूटर और टोक्यो ओलंपिक की मेडल विजेता मनु भाकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमाकेदार प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। वो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। ये चैंपियनशिप कजाकिस्तान के शिमकेंट में 16 से 30 अगस्त तक होगी। मनु भाकर का ध्यान 2027-28 में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप पर है, जिसको लेकर एशियन चैंपियनशिप अहम साबित हो सकता है। इसके जरिए वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन की उनकी राह मजबूत होगी। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।